नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर रसोइयों ने खोला मोर्चा, जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट के सामने किया चक्का जाम। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लेबर बजट को लेकर 6 ग्राम पंचायतों पर गिरी गाज। रोजगार सहायक और रोजगार सचिव की सेवा समाप्ति का भेजा जा रहा है नोटिस। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। बैठक लेकर चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड नंबर 30 सरेखा में गंदगी का आलम। स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को हो रही है दिक्कतें। और डेंजर रोड पर आरक्षक का फांसी पे लटका हुआ मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। नगर के मोती गार्डन में विद्युत पोल में दबने से एक मजदूर की मौत होने से गुस्साए ग्रामीणों ने लामता रोड स्थित मगरदर्रा में घटना को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जहां गुस्साए लोगों ने मजदूर की मौत पर मुआवजा दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए देकर अन्य मदद किए जाने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन शांत हो गया। आपको बताया कि रविवार को नगर के मोती गार्डन परिसर में गड्ढा खोदकर विद्युत पोल गड़ाने के दौरान हुए हादसे में विद्युत पोल के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। नगर में हुई इस घटना में ग्राम मगरदर्रा निवासी 19 वर्षीय संदीप सिंह पिता धीर सिंह सरोते की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के इंजीनियर सुरेंद्र राहंगडाले के द्वारा नगर के मोती गार्डन परिसर में गड्ढे खुदवाकर विद्युत पोल खड़ा करने का कार्य करवाया जा रहा था। उसी दौरान विद्युत पोल को गड्ढे में खड़ा करते समय पोल अचानक गिर गया, जिसमें दबकर मजदूर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सोमवार को मगरदर्रा निवासियों ने चक्का जाम कर दिया और शव को मुख्य मार्ग पर रखकर घंटों प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से जाम हो गया। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ दिनेश वाघमारे, नगरपालिका व अन्य प्रशासनिक अमला मगरदर्रा पहुंचा, जहां उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने अंत्येष्टि के लिए नगद 50,000 रुपए दिए, वहीं अन्य सहायता दिए जाने की बात भी कही और इस आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। शादी हुई थी? थोड़ा साइड हो जाओ। सब इंजीनियर काम करा रहा था, पोल खड़े करना सर एक बिल्कुल ट्रेंड टीम का काम है, टेक्निकल काम। और इस तरह से छोड़ के इनसे काम कराना बोले तो यानी बहुत बड़ी घोर लापरवाही से काम हो रहा है। नहीं, वो साहब ने एसपी साहब से बात कर ली है, पोल वाले काम उसकी जांच करके वो ठेकेदार अगर पॉसिबल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर हमारी दो ही मांगे हैं सर, यानी आम पब्लिक की दो ही मांगे। बोलने के पहले कलेक्टर साहब ने मुझे भेजा तो मेरे को ऑफिस बुला के बोले कि तुम जाकर बता देना, मैं एसपी साहब को बता दे रहा हूँ। उनके खिलाफ जैसी जांच पूरी होगी मामला कायम होगा उनके खिलाफ, ठीक है ना। अब कलेक्टर साहब ने बोल दिया, उससे बड़ा कोई बोल नहीं सकता। जल्दी से यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन और इनकी जो है संबल कार्रवाई संबल में जनपद से कार्रवाई करवा लेंगे, जो भी बेहतर होगा वो करवा लेंगे, वही आग्रह है। बता दिए और जो दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई चाहते हैं सर। हमारी जरूर सर लापरवाही से काम हो रहा था पूरा। कलेक्टर साहब ट्रेनर लोगों से इस प्रकार से काम करवा रहे हैं।
इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम मगरदर्रा के सरपंच श्याम सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तत्काल 50,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं 50,000 रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दिए जाने की बात कही गई, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। सर चकाजाम इसलिए हुआ कि वो नगर पालिका का काम था और कोई मोती गार्डन में राहन डाले सब कोई काम करा रहा था, ये जानकारी मिली। कल मुझे मेरे गांव से जैसे ही लड़के ने यशवंत सरोते ने फ़ोन किया, मैं तत्काल हॉस्पिटल गया। वहाँ PM का कार्यक्रम में उस परिवार के भी 2 लड़के साथ में थे। उसके बाद में कोई न्याय नहीं, वो गरीब परिवार है, उसकी अंत्येष्टि सहायता के लिए कोई 1 रुपए की सहायता नहीं, तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? 50,000 रुपए देने की मांग बात कही थी नगर नहीं, पालिका मांग की बात नहीं थी। अभी आपने क्या मांग को लेकर के चक्का जाम किया है? हमने हमारा ये था कि उस सब इंजीनियर के, उस ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अंत्येष्टि सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। तो क्या अभी अधिकारीगण वगैरह अधिकारीगण आया, तहसीलदार साहब ने 50,000 रुपए दिया उस लड़के के पिता को अंत्येष्टि के लिए, और कल रेड क्रॉस से 50,000 रुपए और मिलेंगे, ये आश्वासन दिया। और सख्त कार्रवाई का SDM साहब, तहसीलदार साहब और TI साहब सभी ने आश्वासन दिया। तो चक्का जाम समाप्त कर रहे हैं। समाप्त कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक के पिता धीर सिंह सरोते ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई पैसे वैसे दिए आपको अंत्येष्टि के लिए? कितना देने की बात कही है? अभी 50 दिए हैं और 50 देने की बात की है। हाँ। अच्छा, एक ही बेटा था आपका क्या और भी बेटा? 2 लड़के और 1 लड़की। ठीक, तो अभी आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है? हाँ, अभी हो गया। अच्छा, ये आपका वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान SDM गोहल ने मृतक के परिजनों के हर संभव मदद किए जाने की भी बात कही। यहाँ पर एक दुर्घटना में मृत जो मजदूर हैं, उनकी देह को रखकर परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे थे, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमारा रेवेन्यू अमला और बाकी सभी शासकीय कर्मचारी संबंधित यहाँ आए, और अभी जो मृतक हैं उनको तात्कालिक रूप की सहायता दी गई है। नियमानुसार जो भी सहायता का इनका कोई इंश्योरेंस होगा तो वो इंश्योरेंस हम दिलवाएंगे 4 लाख रुपए की राशि, यदि इनका इंश्योरेंस किया गया होगा। बाकी जो अन्य RPC के तहत रेवेन्यू विभाग से सहायता मिलती है, उसका प्रकरण तैयार करेंगे। सर, फिर भी किस तरह की सहायता करेंगे अभी आपको? मॉनेटरी सहायता जो अभी हमने 50,000 रुपये की सहायता की गई, और भी आगे जो भी समस्या, और जो इसमें दोषी पक्ष है, अगर उसका दोष पाया जाएगा तो उसको भी। जिला प्रशासन के द्वारा 2 साल पहले जिले को ODF मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब भी ऐसे कई गांव, मंजरे टोले हैं जहां पर शौचालय के अभाव में लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कटंगी, जिसका एक टोला गोंडी टोला है, जहां आज भी लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। परेशानी यह है कि शौचालय वर्षों पूर्व बन गए थे, जो अब जर्जर हालत में है, जिस कारण लोगों को इसके भीतर जाने में भी डर लगता है। नतीजा, गांव के लोग खुले में शौच करते हैं। ये बताइए, अभी शौचालय बना कि नहीं बना आपके? बना है, बकम कोई जाते ही नहीं। क्यों? खराबे से पूरे। अच्छा, कब बना था ये? गए वर्ष बने, पूरे खराबे हो गए जी। दरवाजा बंद नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, प्लास्टर भी गिरता है? प्लास्टर भी गिरता है, बहुत भी नहीं पानी डालते। अच्छा, पता ही बगैर सुनते नहीं। अच्छा, सब जाते हैं बाहर से। नहीं बना तो है, लेकिन वो गड्ढे ऐसे छोटे छोटे बना है, उसमें 1-2 फीट करीब गहरा होगा बस गड्ढा। हाँ। और उसमें ना वो हाथ धोने का कुछ बना है। तो जाते ही उपयोग करते कि नहीं करते उसका भी आप? नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस लायक का बनना चाहिए, तो कहाँ से उपयोग कर लेगा आदमी? पूरा खराब बना हुआ है। हाँ। अच्छा, एक भी बार उपयोग नहीं कर पाया उसका? हाँ, पहले किए थे, जैसे शुरू में 1-2 दिन किए, और उसके बाद में वो जो आज पहिया भी नहीं खोदे, उसका कुछ नहीं, ऐसा सैंपल खड़ा कर दी, हो गया। पंचायत की सरपंच भी मानती है कि 20 से 30 घर ऐसे हैं जहां पर शौचालयों की परेशानी बनी हुई है। वर्षों पुराने शौचालय होने की वजह से लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे। बन गए। और कितनी जगह नहीं बने अभी? कम से कम कितने?
20-30 लोग मान लो। दोनों गांव में मिला के 20-30 गाँव। अच्छा मैडम, ये देखा गया है कि गोंडी टोला जो है वहाँ पे शौचालय तो बना दिए गए हैं लेकिन उपयोग नहीं करते वहाँ के ग्रामीण, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी खराब है, नहीं करते, बाहर जाते होंगे। नहीं, जब बनाए थे तब की स्थिति अच्छी थी। बनाए थे, स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब उन लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसमें अपने लकड़ी वकड़ी रखने का प्रयोग कर रहे हैं, कोई कंडे भर रहा है, इसलिए उन लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो रद्द हो गए। पंचायत के सचिव बताते हैं कि ग्राम पंचायत कटंगी के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, बोरी और कटंगी। गोंडी टोला कटंगी गांव के अंतर्गत एक छोटा सा टोला है जिसमें निवासरत लोग अज्ञानता के कारण शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे। ग्राम पंचायत कटंगी में 2 गांव है, एक ग्राम कटंगी है, एक ग्राम बोरी है। बोरी का वो आश्रित टोला है जिसमें आदिवासी लोग वहाँ पे निवास करते हैं और कुछ अज्ञानतावश वो लोग, कहना चाहिए, शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 10-12 घर हैं, एक ही वार्ड है और वहाँ पे शौचालय निर्माण किया गया है। मेरे सचिव पद पे यहाँ पदस्थ होने के पहले पूर्व में मतलब वहाँ निर्मित हुए हैं शौचालय, जिन पर शौचालय का निर्माण हुआ है और अपने अपने विवेक के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जाते हैं समय समय से तो सारी जानकारियाँ देते हैं, ग्राम सभा में भी जानकारियाँ देते हैं कि आप शौचालय का उपयोग करें ताकि। सर, ये देखा गया है कि वहाँ शौचालय तो बना है लेकिन उनकी हालत इतनी दयनीय है कि वहाँ पे लोग बैठना पसंद नहीं करते। शौचालय तो बहुत अच्छे बने थे उस समय में, वो तो है ना, किंतु पूर्व में बहुत पहले के बने हुए हैं। बात ये है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे अभी आपके संज्ञान में आया बात। मेरे संज्ञान में बात आई है, मैं उसको देखूंगा, जांच करवाऊंगा, देखते हैं। जो भी जैसी परिस्थिति होगी मैं खुद जा करके उसका निरीक्षण करवाऊंगा और करूंगा, जैसी परिस्थिति होगी उस टाइप से काम करेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति निःशुल्क पुस्तक स्टेशनरी योजना क्रियान्वित की जा रही है। लेकिन शैक्षणिक सत्र बीतने को है। नगर के पीजी कॉलेज के एमएससी एवं बीएससी संकाय के छात्रों को अब तक लाइब्रेरी से पाठ्यपुस्तकें प्राप्त नहीं हो पाई। वहीं पीजी कॉलेज के ग्रंथपाल योगेंद्र मस्करे का कहना है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं करवाई गई। हालांकि विभागीय तौर पर छात्रों की मदद की जा रही है। इसमें स्थिति यह है कि अपने पास में जो शासन से अधिमान्य संस्था है ना, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिससे अपने को जितनी पुस्तकों की पूर्ति होती है छात्र संख्या के आधार पर, उतनी आपूर्ति विशेषकर नहीं हो पाती है। प्रतिवर्ष 70 से 80% राशि की है तो हमें उपलब्धता हो जाती है पुस्तकों के आधार पर, किंतु पूरी पुस्तकें आ नहीं पाती है। अच्छा, जैसे सर एमएससी जो एक संकाय है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें जो नोट्स के पर आधारित जो है बच्चे तैयारी करते हैं, अपने मुख्य ग्रंथालय में एमएससी की कौन कौन सी किताबें उपलब्ध नहीं है? नहीं, मुख्य ग्रंथालय में प्राय सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है, किंतु जो निःशुल्क योजना है उसमें कुछ पुस्तकें आती नहीं है। जैसे कि बॉटनी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, इन विषयों की किताबें है तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। आपने घर, मकान, दुकान या फिर स्वास्थ्य बीमा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि घरों में उपयोग होने वाले घरेलू सिलेंडर का भी बीमा होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में आम जनता इसका फायदा नहीं उठा पाती। इस संबंध में समर्थ गैस एजेंसी के संचालक श्रीमती खुशबू माधवानी ने बताया कि गैस कनेक्शन धारकों का मैनेटरी ऐप के तहत इसका बीमा होता है। इसमें टीम उपभोक्ताओं के घर जाती है और उनका गैस कनेक्शन चेक करती है। इसमें 2 वर्ष के लिए 177 रुपये एवं 5 वर्ष के लिए 250 रुपये का भुगतान उपभोक्ताओं से लिया जाता है। ऑनलाइन ही पंजीयन किया जाता है। उपभोक्ताओं ने जिस गैस एजेंसी से कनेक्शन लिया है उसी एजेंसी से उन्हें बीमा का फायदा मिलेगा। नियमों के तहत आपके घर में इस्तेमाल होने वाला गैस कनेक्शन वैध होना चाहिए, साथ ही ISI मार्क वाले गैस चूल्हे का उपयोग होना चाहिए। गैस कनेक्शन में एजेंसी से मिले पाइप रेगुलेटर ही इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं गैस इस्तेमाल की जगह पर बिजली का खुला तार न हो। चूल्हे का स्थान सिलेंडर रखने के स्थान से ऊंचा होना चाहिए। अगर इन शर्तों को आप पूरा करेंगे तभी आप गैस सिलेंडर के बीमा के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में महिलाएं बताती है कि सिलेंडर पर बीमा होने की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। हादसा होने पर क्लेम किया जाता है, इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
इस संबंध में प्रचार प्रसार होना चाहिए। गैस एजेंसी से जो पासबुक मिलती है उसमें भी कुछ बीमा के संबंध में नहीं लिखा रहता है। नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं है। और अभी तो हम गैस मिली हमको भी, तो हमने महीने 2 महीने यूज किया और फिर वो उसका वो जो गैस जलाते हैं तो वो पूरा जल गया है उसका वायरलेस। तो अभी हमको उसकी कोई सुविधा नहीं है। जैसे हम गैस जलाने जाते हैं तो धाग हो जाती है, तो इसलिए हम खाना नहीं बना पा रहे हैं अभी गैस पे। महंगाई भी अभी, और एक खंडे का भी 900 रुपये हो गया, तो अब हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा। नहीं कोई जानकारी। आपने देखा कि पासबुक में इसमें कुछ लिखा रहता है कि बीमा है, ऐसा कुछ? नहीं देखा आपने ऐसा? तो अभी आप जो गैस से संबंधित है, गैस है, तो उसमें कुछ रेट बढ़े हैं क्या परेशानी होती है आप लोगों को गैस से लेकर? परेशानी जैसे हम घर में बनाते तो वो तो परेशानी नहीं होती, लेकिन स्कूल में हम खाना बनाते वहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि हमको गैस भी वो चूल्हा भी मिला है तो वो भी सही नहीं है। क्या शासन को इसमें जो बीमा संबंधी जो जानकारी उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्या बताना चाहिए क्या कि प्रचार प्रसार होता नहीं तो लोगों को पता ही नहीं कि इसमें बीमा है, तो क्या शासन को ऐसा प्रचार प्रसार करना चाहिए? उसका करना चाहिए, बताना चाहिए समूह वाले को कि इसका बीमा होता है, ऐसा वैसा करके। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एच.एस. चौधरी बताते हैं कि गैस सिलेंडर के कारण हादसा होने पर सबसे पहले नजदीकी थाने में सूचना देनी होती है। इसके बाद जिस एजेंसी से आपने सिलेंडर लिया है वहां 5 दिन के अंदर जानकारी देनी होती है। एजेंसी संचालक इसका प्रस्ताव बनाकर ऑयल कंपनियों एवं इंश्योरेंस कंपनियों को भेज देती है। इसके लिए बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को यह मामला सौंप दिया जाता है। अगर आप वाहन चलाते हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं कि अब लाइसेंस होल्डर लाइसेंस को डिजिटल लॉकर बनाकर रख सकेंगे, जरूरत पड़ने पर दिखा भी सकेंगे। आपको बता दें कि वाहन चालकों को स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर नए रंग और डिजाइन के ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिए जाएंगे। डीएल माइक्रोचिप के साथ अब क्यूआर कोड से भी लैस होंगे। खास बात यह है कि स्मार्ट कार्ड की तरह डीएल को स्कैन या रीड करते ही चालक सहित वाहन की पूरी जानकारी एक बार में सामने आ जाएगी। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ऑल इंडिया फॉर्मेट पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान आरटीओ अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि प्रदेश भर में नए फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जल्द ही जिले के भीतर आवेदकों को माइक्रोचिप क्यूआर कोड से लैस नए ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगेंगे। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्व सहायता समूह संगठन के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में लामबंद होकर विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई। नगर के बस स्टैंड में स्व सहायता समूह संगठन से जुड़े रसोइयों ने धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। वहीं जिला पंचायत के सामने चक्का जाम कर आक्रोश जताया। वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कमलनाथ सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि रसोइयों को वर्तमान में 2000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा ठेका पद्धति भी लागू किए जाने की जानकारी मिल रही है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन लेकर रहे सरकार के खिलाफ माता बहनें आक्रोशित है, जबकि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में 3000 से 4000 रुपये प्रति माह वृत्ति। अखिल भारतीय स्व सहायता समूह रसोइया संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है का आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित किया गया है और इसके बाद में हमारी एक रैली निकलेगी। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकलते हुए कलेक्टर कार्यालय में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय कमलनाथ जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो रसोइया बहनें हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दायरा में लाया जाए और कमलनाथ जी ने जो एक वादा किया हुआ था कि हम समूह की रसोइयों को जो है सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन आज तक सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया गया। रसोइयों को तत्काल जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए कमलनाथ जी के वादे अनुसार।
और इसके अलावा जो है कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा कमलनाथ जी द्वारा जो एक ठेका पद्धति पूरे प्रदेश में लाई जा रही है कि समूह की रसोई और मध्याह्न भोजन को ठेका पद्धति में लागू कर देंगे, जिससे लाखों जो है वो रसोइयाँ जो हैं वो बेरोजगार आ जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगी। इन दिनों जिला मुख्यालय के विभिन्न ग्रामीण अंचलों के किसानों को यूरिया खाद के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बावजूद इसके भी कि उन्हें जिले के सहकारी सोसाइटियों से उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते जहां एक ओर किसान परेशान है तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न सोसाइटी संचालक भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के पत्र व्यवहार करने के बाद भी जिले के विभिन्न सोसाइटियों में अब तक यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके चलते रोजाना ही किसान सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में उनकी फसलों को यूरिया की अधिक आवश्यकता है, जिसके चलते वे किसी अन्य खाद का छिड़काव अपनी फसल में नहीं कर सकते। तो क्या यूरिया मिला नहीं मिला? नहीं, यूरिया नहीं मिला। क्या बोलते? यूरिया नहीं है, डीएपी है। अच्छा, यूरिया की क्यों जरूरत पड़ती है? तो अभी हाँ पड़ रही है ना अभी। क्यों, किस लिए? धान लगाए ना। अच्छा, धान को बड़ी करने में ज्यादा उपयोगी है क्या? हाँ। ये डीएपी वगैरह ज्यादा उपयोगी है क्या? नहीं, उसको बढ़ाने के लिए डालना पड़ता है। अच्छा, कब से नहीं मिल रही धान? कब से मतलब यूरिया खत्म हो गया बोलते हो? अभी तो पता नहीं, 15 दिन हुआ होगा। कब आएगा बोल रहे हैं लोग? आएगा 1 आध महीने बाद बोलते हैं। तो जब जरूरत खत्म हो जाएगी तब? वो क्या। अच्छा, ये बताइए यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा? भी नहीं है, डीएपी भी नहीं है यहाँ पर। डीएपी है मगर बहुत ज़्यादा। अच्छा, यूरिया की क्यों मांग है किसानों का भी? क्योंकि इसी के लिए क्या डीएपी मारते हैं अपन काय के लिए, पौधे में टाइट करने के लिए, और वो सिर्फ कड़ा हो गया पौधा तो उसको जगाने के लिए उसको यूरिया होना। हाँ। तो अभी कब से चक्कर काट रहे हैं यूरिया के लिए आप लोग किसान? 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हो। तो कब आएगा बोल रहे यूरिया? मालूम नहीं। और नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग की रबी फसल है ना। अच्छा, यानी अति आवश्यक है इस टाइम पे यूरिया आपके लिए। वहीं विभिन्न सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा यूरिया न मिलने पर अपनी विभागीय मजबूरी बताई जा रही है। क्या वजह? 7 फरवरी को लास्ट हमारे यहाँ पर क्या है कि परमिट कटा है। इसके बाद से अभी तक क्या है कि यूरिया पहुँचा ही नहीं है, और डीएपी या अन्य खाद जो है ये तो पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन किसानों की मांग है कि यूरिया ही सब ज़्यादा मांग है। हाँ, यूरिया होनी चाहिए, परंतु अभी क्या है कि रैक लगेगी तभी पहुँच पाएगा, अधिकारियों को यही कहना। तो क्या पत्र व्यवहार कर दिया गया अधिकारियों को? नहीं, हम लोगों ने तो अपना आरओ कटवा करके वहाँ दे दिया है कि हमारे पास में यूरिया अभी कम से कम 30 टन का मांग हमने भेज दिया है। तो कब तक आने की संभावना है? अब तो जब तक रेक न लगे, ट्रेन से माल आता है और रेक लगने पर ही अपने को उपलब्ध हो पाएगी। सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारियों व पदाधिकारियों के द्वारा जिले में भरपूर यूरिया होने की बात कही जा रही थी, तो फिर अचानक जिले के विभिन्न सोसाइटियों से यूरिया गायब कैसे हो गया? और जब जिले में भरपूर यूरिया है तो फिर विभिन्न सोसाइटियों में यूरिया उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? यहाँ सभी सवाल जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धान खरीदी के लिए बनाए गए केंद्रों पर धान खरीदी का कार्य लगभग 1 माह पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। बावजूद इसके भी कि जिले के ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में खरीदी गई धान का परिवहन नहीं हो पाया और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा धान परिवहन को लेकर लगातार उदासीनता बरती जा रही, जिसके चलते जहां एक ओर विभिन्न धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे किसान जिनके धान का अब तक परिवहन नहीं हो पाया है, उन्हें शासन के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते किसान भी काफी परेशान है। बात अगर समनापुर की क्षेत्र की करें तो समनापुर, कुमारी, अमेड़ा और जरेरा सहित ऐसे कई धान खरीदी केंद्र है जहां पर समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का अब तक परिवहन नहीं हो पाया है, जो किसानों और सोसाइटी प्रबंधकों के लिए परेशानी का सबब है। बात अगर नियम की करें तो नियम के अनुसार धान खरीदी के 72 घंटों के भीतर धान का परिवहन हो जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को इस नियम की भी परवाह नहीं है, जिसका खामियाजा धान खरीदी प्रभारियों और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताएं कि नियम के अनुसार जब तक किसानों की धान खरीदी केंद्र से परिवहन कर गोदाम नहीं ले जाएगी, जब तक गोदाम से एक स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होगा और गोदाम में धान जाने के बाद ही किसानों को उस धान के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिसके बाद किसानों को उस धान का भुगतान मिलेगा। लेकिन जब धान का परिवहन ही नहीं हुआ तो किसानों को उस धान का भुगतान कैसे मिलेगा, जिसके चलते किसान काफी परेशान है।
बात अगर समनापुर सोसाइटी की करें तो समनापुर सोसाइटी में अभी 32,576 धान की बोरियों का परिवहन नहीं हो पाया। लगभग 402 किसान ऐसे हैं कि उन्हें अब तक समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का भुगतान नहीं मिला है। मुझे लग रहा है लगभग अभी 13,000 करीब कट्टी यहाँ पे बची हुई है और इसका परिवहन 24 तारीख के बाद से नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा परिवहन अभी तक? तो अधिकारी लोग को फ़ोन लगा, उसके बाद बोलते हैं कि गाड़ी आएगी, मगर अभी तक गाड़ियाँ जो है नहीं आई। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ किसान कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पेमेंट आया है। अब इसके बारे में तो शासन ही बताए। किसान यहाँ आते हैं क्या कि भाई? किसान आते हैं बताते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आया, मगर हमारा तो ये कहना है कि भाई जब तक हमारे पास में 402 किसानों का ही भुगतान बाकी है हो चुका है और 352 किसानों का भी पेमेंट बाकी है। क्या संभावना लग रही है, धान उठेगा तभी पेमेंट हो पाएगा या उसके पहले? तो शासन के ऊपर है कि शासन इसके पर, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि साहब धान हमारा पड़ा हुआ है, 6-6, 7-7, 8-8 हमारे क्या है कि रात में नाइट चौकीदार लोग बेचारे जग रहे हैं। इसमें तो सारी क्षति हमारी समितियों को होना है। अच्छा, इससे ज्यादा समिति को नुकसान है। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक प्रशासक उदय सिंह नगपुरे ने बताया कि उन्होंने विपणन संघ के अधिकारियों से धान के परिवहन को लेकर चर्चा की है, जहां अधिकारियों के द्वारा गोदाम न होने की बात कही गई है। उन्होंने जल्द ही धान परिवहन कर जिले के विभिन्न केंद्रों से धान का उठाव किए जाने की बात कही। नगर के वार्ड नंबर 30 सरेखा में गंदगी होने के कारण स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही गंदगी के कारण कचरे की दुर्गंध से सभी परेशान हैं। वहीं स्कूल के पास पानी की टंकी से पानी के ओवरफ्लो होने से भी दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने आपत्ति जाहिर की है। परेशानी यह है कि अभी कुछ दिनों से यहाँ पे जैसे टेस्टिंग का काम चल रहा है पानी टंकी का, जब इसको चालू करते हैं तो यहाँ से इतना फोर्स से पानी बहता हुआ है और इस पानी के आजू बाजू 2 स्कूल पड़ती है, 2 आंगनवाड़ी पड़ती है। उन बच्चों का वहाँ से सामने निकलना मुमकिन हो जाता है, जिससे उनको दिक्कतें जाती है। जैसे 2 बजे के बाद उनको लंच होता है, उसके बाद उनकी छुट्टी होती है, वो अपने ग्राउंड में खेल नहीं पाते। जैसे कि आप कुछ देख चुके हो कि इसका इतना बड़ा स्पेस रहने के बाद भी यहाँ पे बच्चे ठीक से खेल नहीं पा रहे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि ये पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बहता रहता है। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है और सरकारी स्कूल जो है, वहाँ पे जो कचरा फेंका जा रहा है वो इतनी गंदगी की जा रही है वहाँ पर कि वहाँ बदबू मारता है और बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, तो इस पर कोई कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो हमारा सबसे कलेक्टर साहब से निवेदन है इस पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ने आते बीमार हो जाएं। पानी की समस्या है कि गंदगी की समस्या है? पानी भी क्या है, यहाँ पर जमा होता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, बच्चे लोगों को निकलना नामुमकिन हो जाता है। क्या होना चाहिए आपके साथ? यहाँ से साफ सफाई हो और ये पानी के लिए कुछ सोचे। यहाँ से आने जाने के बच्चे लोगों को तकलीफ जो हो रही है, इसलिए करा रहा हूँ। क्या वो पानी निकलता है, गंदगी होती है, तो इसलिए साफ करा रहे हैं। तो नगर पालिका से आते अभी नगर पालिका से कोई नहीं आते, सफाई करते ही नहीं। आप स्वयं के खर्चे से साफ? हाँ बिल्कुल, हम स्वयं के खर्चे से ही करना पड़ता है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप नगर पालिका से? भाई नगर पालिका से हम उम्मीद करते हैं कि भाई वो साफ सफाई कराए। इतना बड़ा मैदान जब बेकार पड़ा है, खाली पड़ा है, तो करना चाहिए ना भाई, ये सब उनका काम है। मतलब परेशानी है हमारे आजू बाजू देखते हैं आंगनवाड़ी की बिल्कुल गंदगी पड़ी है। ये आजू बाजू के लोग सब पूरे कचरा डाल रहे हैं। उनको आए दिन हम समझाने के बाद में उनको समझदारी नहीं है, इसलिए वो कचरा डाल रहे हैं। तो उनके लिए कुछ उपाय कीजिए। क्या चाहते हैं? तो हम कलेक्टर साहब से वही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे आंगनवाड़ी के आजू बाजू साफ सफाई बनाए रखें। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत जाम में निवासरत छत्तरलाल हरदे के मकान में अचानक अपने आप आग लग जाने की अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई है, जो क्षेत्र में जनचर्चा का विषय बनी हुई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 13 चांदनी चौक में निवासरत छत्तरलाल हरदे जाति मरार के मकान में गत 2 फरवरी से अब तक 50 बार से अधिक आग लगने की घटनाएं घटित हो चुकी, जिससे उसका पूरा परिवार भयभीत हो गया है एवं भय के कारण परिवार के आधे सदस्य मकान छोड़कर पड़ोसियों व रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले चुके हैं। 17 फरवरी को इस घटना की तहकीकात करने मौके पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि मकान मालिक छत्तरलाल के मकान के बाहर जले हुए कपड़े व बिस्तर पाए गए एवं घर के अंदर स्थिति सामान्य थी। पद्मेश से चर्चा में मकान मालिक छत्तरलाल ने बताया कि मकान में रखे कपड़े, बिस्तर व छप्पर सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में किसी भी समय अचानक आग लग जाने की घटना से उनका पूरा परिवार भयभीत है। हालांकि 16 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद से कोई घटना नहीं हुई है। उनके द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किया गया है।
श्री हरदे ने बताया कि उनके परिवार में कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें भय के कारण महिलाओं को घर से बाहर किया गया है। इस घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई, साथ ही विषय विशेषज्ञ को अवगत करवाया गया है। ये तारीख नहीं है हमको ध्यान, हम रहते थे बाहर, अच्छा, नागपुर में। फोन गया इसलिए फिर आए हम। अच्छा, तो घर में कौन लोग रहते थे? दो बहू, 2 बच्चे और एक सियार। अच्छा, तो आ गया। तो आपको जब खबर लगी, आप नागपुर में थे उस समय, फिर आप आए वापस? फिर क्या पाया आपने? हमने आप पाए उधर जो है ना कुएं की तरफ, वो वहाँ पे कपड़े उपड़े जले, और वहाँ से फिर वो दरवाजे के पास में तार है बांधती है, वो मिला जला हुआ कपड़े। उसके बाद हम आए बुधवार को, वो देखे, और फिर बुधवार के दिन और रात पूरा शांत रहा ये माहौल। फिर लगा फिर गुरुवार से चालू, कोई बोले कि कहीं लगभग पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है ये काम। तो 1 सप्ताह में कितने बार आग लगी होगी आपके घर में? हमारे घर में रोज में 5-6 मतलब 30-40 बार आग लग गई। और किन सामानों पे आग लगी? अभी वो लगी है कपड़े पे, वो झोपड़े पे। मुझे कल शाम को ही पता लगा, मैं अपने घरेलू कामों के लिए व्यस्त था। कल शाम को देखा, सब चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो है उसके जो भौतिक सत्यापन, जो इसके आग लगने के कारण जो मतलब एक्सपर्ट है जो भौतिक इसका सत्यापन करते हैं किस कारण से आग लग रही है, मुझे ऐसा लगा कि उनको बुला के इसकी जांच की जाए। किंतु आज ऐसा लगा कि कल शाम से अभी तक की इस प्रकार की डबल सी कोई घटना नहीं हुई है। आज मतलब 24 घंटा बीतने जा रहा है, इसलिए अब आगे देखते हैं अगर आगे ऐसी घटना होती है तो। क्या लग रहा है, जैसा हल्ला है कोई देवी प्रकोप, कोई ऐसा बाहरी हवा का असर, अंधविश्वासी जो बातें जो हो रही है क्षेत्र में इस घटना को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है पूरे लाल बर्फ ब्लॉक में, और जिले के लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि जाम में ऐसा एक घटना घटित हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई अंधविश्वास से प्रेरित है घटना या कोई देवी प्रकोप है? नहीं, मैं तो अंधविश्वास मतलब मानता नहीं, अंधविश्वास पर मैं रखूँ नहीं रखता। मुझे मतलब इसमें किसी प्रकार का दैविक प्रकोप भी नहीं लगता। मैं वही है कि इसके जो है पूरे मामले की जो है जांच करने पर और पूरी यहाँ जो आग लग रही है उसकी जानकारी मेरे को कल सुबह प्राप्त हुई लगभग 8 बजे के आसपास। तो मैं 8:30 बजे करीब यहाँ मौके पे पहुँचा, देखा कि सामने काफ़ी कपड़े जले हुए थे और परिवार के द्वारा बताया गया कि यहाँ बार बार आग लग रही है। हर 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं घर में 4-5 छपरी का मकान है इनका, तो कहीं ना कहीं जहाँ कपड़े टंगे होते हैं वहाँ पर अंगार लग रही है, पलंग में लग रही है, कभी सिवार में लग रही है, बाहर इनका एक पलवा है उसमें भी अंगार लग रही है, ऐसी जानकारी दी गई। तो यहाँ पर जैसे आके देख काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, तो इन्होंने जहाँ भी इसके संबंध में दूसरे गाँव में जाकर पंडा पुजारी से इन्होंने इलाज कराया हो, तो उन्होंने भी इनको जानकारी दिया कि आपके आसपास में राइट हैंड या सामने पे कोई ऐसा है जो आपके यहाँ ये सब काम। तो यहाँ पर तनाव की एक स्थिति ऐसा मुझे लगा कि आप जादू टोने के चक्कर में बहेगी और एक तनाव विवाद की कंडीशन यहाँ समझ में आ रही थी। तो हमने उस विवाद को जाके इनको समझाया कि ये सब चीज़ें फालतू की है, ऐसा कोई किसी के घर में ऐसा कोई काम नहीं करता है, फालतू में कानून को भी अपने हाथ में ना ले, और ये सब चीज़ें कानून मानता भी नहीं है। आप लोग ये तो जो समस्या है उसको हल करने के बजाय नई समस्या। जैसा हम यहाँ अभी जाम पहुँचे हुए हैं छतरलाल हरदे जी के निवास पर, और यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की, उनसे स्वयं परिवार के मुखिया उनसे चर्चा की, ग्राम के उप सरपंच हैं उनसे चर्चा की, ग्राम के पंच से, ग्रामीणों से चर्चा की। बात ये निकल के सामने आ रही कि अजीबोगरीब तरीके से जिस प्रकार की आग इस मकान में लग रही थी समय समय पर दिन भर में, उस आग पर कल शाम 7 बजे से अंकुश लग चुका है। और जो भी उपाय इन लोगों ने किए या बाहरी किसी लोगों को बुला करके करवाए, उसका परिणाम सकारात्मक आया है, जिससे अब परिवार में शांति का माहौल है। हालांकि सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि आग लगने के पीछे कारण क्या थे, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लोगों में इस बात को और परिवार में भी इस बात को लेकर संतुष्टि है कि इन्हें उस बार बार लगने वाली आग से अब एक प्रकार से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन राजेश ठकरेले के साथ मैं मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लाल बर्रा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की,
व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने सोमवार को डेंजर रोड से यातायात थाने में पदस्थ एक आरक्षक का फांसी में लटका हुआ शव बरामद किया है। मृतक आरक्षक का नाम 40 वर्षीय विजय यादव बताया गया है, जो मूलतः चरेगांव क्षेत्र का रहने वाला है। वर्तमान में पुलिस लाइन में परिवार के साथ में रहता था, जो आज सुबह से ड्यूटी नहीं आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विजय पिछले 4-5 दिनों से मानसिक तनाव में था, जो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। सोमवार को ड्यूटी पर नहीं आया और सहकर्मियों का भी फोन नहीं उठा रहा था। बार बार फोन लगाने पर कोई रिप्लाई नहीं आने पर थाने के कुछ आरक्षकों ने पुलिस लाइन स्थित घर पर जाकर पूछताछ की, जहां मृतक की पत्नी ने उसके घर पर न होने और उनका फोन न उठाने की जानकारी दी। जिसके उपरांत यातायात थाना प्रभारी ने विजय का शहर में पता लगाने के लिए कहा, लेकिन कहीं भी पता न लगने पर थाना प्रभारी ने विजय के मोबाइल का लोकेशन सर्च करने के लिए कहा। सर्च करने पर विजय के मोबाइल का लोकेशन डेंजर रोड में दिखा, जहां आरक्षकों के द्वारा तलाशी करने पर झाड़ियों के बीच वर्दी पहने विजय का शव फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विजय का शव बरामद किया, साथ ही शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया और आगे की जांच शुरू कर दी। यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक विजय यादव ने फांसी क्यों लगाई, फिलहाल इसका कारण अज्ञात बताया। वहीं अधिकारियों के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आरक्षक विजय जुआ खेलने का आदी था, जो जुए में लगभग 2 लाख रुपए हार गया था। थाने में जमा करने के लिए रुपए का इंतजाम न होने पर विजय परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इसके पूर्व भी विजय ने जुए में रुपए हारे थे, जिसकी भरपाई प्लाट बेचकर की गई थी। वहीं दोबारा जुए में रुपए हारने पर उसने यह कदम उठाया होगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जनपद पंचायत बालाघाट में आज जनपद सीईओ अजीत वर्मा के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर कुछ पंचायतों के रोजगार सहायक और सचिवों को फटकार लगाई गई। बैठक में खास विषय लेबर बजट का रहा। लेबर बजट 50% से कम पाए जाने पर आधा दर्जन पंचायतों के रोजगार सहायक और सचिवों को सेवा समाप्ति का नोटिस भी जारी किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत हीरापुर, कोसमी, नवेगांव, आंवलाझरी, बोदा और धनसुआ शामिल है। इसी एरिया में तो मेरे को एलओपी का भी जाना है, मैं फिर गया, फिर एलओपी का किया, फिर वापस आया, फिर याद आया कह रहे मेरे को उधर तो येलो का भी करना है। अरे मैं बोल रहा हूँ भैया, पहले आप यहाँ का बैठ के एक साथ काम खत्म कर लो, फिर जब आप उस गली में जा रहे बस बैठक में बुलाया, हम लोग चले गए अपना डायरी उठा करके और खड़े हो गए सुनने के लिए। यार मैं बोल रहा हूँ, जो काम हम कुर्सी पे बैठे बैठे 3-4 काम एक साथ कर सकते हैं, एक बार अगर हम सिस्टम पे बैठे तो आधा काम हम सिस्टम पे बैठ के ही करके उठिए। जी बिल्कुल, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत और बाकी के अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत जनपद पंचायत बालाघाट में समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था, जिसमें ऐसी पंचायतें जिनका प्रदर्शन विगत कुछ माहों से बिल्कुल निराशाजनक रहा है, जैसे कि लेबर बजट इश्यू करने की बात कहें तो लेबर बजट हमारी कुछ पंचायतें हैं, बाकी की पंचायतों ने तो अच्छा कर लिया, लेकिन कुछ पंचायतें हैं जिनका लेबर बजट जो है बिल्कुल 50% से भी कम है, जैसे हीरापुर, कोसमी, नवेगांव, आंवलाझरी, बोदा या धनसुआ की बात हम करें तो इन पंचायतों के रोजगार सहायक सचिवों को सेवा समाप्ति का नोटिस आज जारी किया जा रहा है। सर ऐसे कितने सचिव हैं जो मतलब कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं? हमारे जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत 77 पंचायतें हैं, जिसमें से 16 से 17 पंचायतें ऐसी हैं जिनके द्वारा बिल्कुल काम या तो कम किया जा रहा है या जिस हिसाब से हमें प्रगति चाहिए उस हिसाब की प्रगति उन पंचायतों से प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास काफ़ी सारी योजनाएं हैं और हमारे पास सरपंच सचिव, रोजगार सहायक सचिव 2 ही लोग हैं काम करने वाले और उनके ऊपर ही सारी योजनाओं का बर्डन है। चूँकि शासन की मंशा अनुसार हर योजना जो है लक्ष्याधारित, हर योजना का महत्व अपने अपने स्थान पर पे अत्यंत महत्व होता है। इस कारण से हमें हर योजनाओं का टारगेट उनसे हासिल कराना रहता है। तो जिन पंचायतों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है उन पंचायतों पर विशेष ध्यान दे करके वहाँ पर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा आज जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की बैठक ली गई।
बैठक के बाद उनके द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने अधिकारी व ठेकेदारों को निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोई वो नहीं है, ठीक है ना। यदि एक दिन में बोल चुका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता ही नहीं बताऊंगा यार उस मामले में। पानी का ऊपर से पानी तो नहीं आता है, सीपेज तो नहीं है। 10-12 सीट चेंज कर रहे हैं, वो वेंटिलेटर में जाए, वेंटिलेटर चेंज कर रहे हैं। इसके बाद ही तो आगे उसको पेज कर देंगे। इतना नीचे बदली पे ले रहे हो, ऊपर रहना था। इधर से आप को सामान इधर काम करेगा, वो काम करके ये स्टोर है पहला रूम है सर। ट्यूबलाइट लगा रहे हो, ट्यूबलाइट लगाओ क्या लगाओ ये बताओ। यार थोड़ी रोज में अच्छी वो खाली होगा, जैसे अपन इसमें शिफ्ट करेंगे फिर इसको तय करवा के फिर दोनों इसको तोड़वाना है। ये पूरा तोड़वा कर टॉयलेट वॉयलेट तोड़वा कर पूरा वार्ड बड़ा वार्ड कर दो, टॉयलेट पूरा वहाँ बन जाएगा, ये पूरा वार्ड सिंगल वार्ड बन जाएगा। चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कार्यप्रणाली के साथ साथ में जो मरीजों के साथ में रिलेशनशिप है, जो मरीजों की काउंसलिंग है उसको विशेष ध्यान दें। तो कई बार समस्या सरकारी अस्पतालों में यही सुनने में आती है कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है। तो इसमें मैंने उनका ये कहना है भाई, चूँकि काम तो उनके पास प्राइवेट चिकित्सकों से ज़्यादा कार्य है, ज़्यादा कार्य करते हैं चिकित्सक, लेकिन फिर भी व्यवहार ठीक रखना है और मरीजों की काउंसलिंग अच्छे से करनी है, जिससे कि मरीजों को समस्या ना हो और मरीज को अच्छा इलाज मिल पाए। सर निरीक्षण भी किया आपने अस्पताल का? निरीक्षण वही रूटीन निरीक्षण में जो करता रहता हूँ उसी का पार्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल निर्माण कार्य चल रहे हैं, कायाकल्प का प्रयास हम लोग अस्पताल कर रहे हैं। उसी संदर्भ में मैंने आज निरीक्षण किया कि जो भी समय सीमा में काम दिए थे उन कार्य में वो समय सीमा कार्य पूर्ण हो रहे हैं या नहीं इस संदर्भ में। और इसके अलावा कुछ जो चीज़ें आउटसोर्स से की जा रही हैं, CT स्कैन का एक कार्य प्रारंभ होने वाला है, वो कि जो कि 25 फरवरी तक का समय उसने दिया। 25 फरवरी तक मशीन और सारा सेटअप हो जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा पूर्ण हो चुका है। एक्सरे वाला जो कार्य था, एक्सरे वाला कार्य पूर्ण हो चुका है, अगले 3-4 दिन में एक्सरे शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता अस्पताल की थी, वो मदर वार्ड की थी। SNCU से रिलेटेड जो मदर्स हैं वो बेचारी, क्योंकि क्षमता कम थी, SNCU जो क्षमता दी गई थी अभी तब 30 बेड की थी, लेकिन कम से कम 50 से 60 बच्चे SNCU में रहते हैं। उस कारण से एक मदर वार्ड की आवश्यकता थी, जो कि मदर वार्ड का निर्माण किया गया। अभी शौचालय जैसे ही पूर्ण हो जाता 2-3 दिन में तो मदर वार्ड प्रारंभ किया जाएगा। जैसे एक बहुत ही गंभीर समस्या थी कि बेचारी जो माताएं हैं जो ज़मीन पर सोती थी, वो उस समस्या से निजात पा पाएंगी। BS4 इंजन से चलने वाले वाहनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने की दिशा में यह आदेश जारी किया है। मार्च 31 तक BS4 बेस्ड वाहनों के पंजीयन की डेडलाइन है। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में यह कदम सर्वोच्च न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने उठाते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2020 के बाद डीलर BS4 इंजन बेस्ड व्हीकल बिक्री नहीं कर सकेंगे। इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले ने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है और परिवहन विभाग से गाइडलाइन जारी हो गई है। वह समस्त डीलरों को सूचना प्रेषित कर रहे हैं कि वह अपने BS4 बेस्ड व्हीकलों की बिक्री और उसका पंजीयन 31 मार्च तक करवा ले। 1 अप्रैल के बाद इन व्हीकलों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की है कि वह वाहन खरीदने से पहले यह देख ले कि जो वाहन वह खरीद रहे हैं वह BS6 बेस्ड हो, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद सिर्फ BS6 बेस्ड व्हीकलों के ही पंजीयन होंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि BS4 इंजन बेस्ड व्हीकलों का पंजीयन 31 मार्च 2020 ही अंतिम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही बोल दिया था कि जो BS6 वाहन है इनका संचालन अप्रैल 2020 के बाद बंद हो जाएगा। उसी तारतम्य में हमारे मुख्यालय से एक लेटर आज जारी किया गया कि ऐसे वाहन जो BS4 है, मोटरसाइकिल, कार, उनका विक्रय यदि 31 मार्च के बाद किया जाता तो उनका पंजीयन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। विक्रय जो है 31 मार्च, हाँ 31 मार्च के पहले विक्रय के साथ साथ पंजीयन भी कराना आवश्यक है। पंजीयन कराना आवश्यक है। 31 मार्च के बाद जो है ये गाड़ी का पंजीयन नहीं होगा। पहले जब अप्रैल में मार्च 2017 में जब BS3 से BS4 आया था, उस समय ये कंडीशन थी कि यदि उनका टैक्सेस और विक्रय दिनांक मार्च 2017 के पहले है तो उनका पंजीयन किया जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 से विक्रय ऐसे वाहन जो BS4 है उनका पंजीयन नहीं है। सर, और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो BS4 की श्रेणी में आती हैं? JCBs हैं और ट्रैक्टर्स हैं और अदर्स जो वाहन है वो उसमें BS4 में नहीं आते, बाकी कार, 2 व्हीलर ये सब BS4 में।
बहरहाल इस खबर के बाद सभी डीलर्स अपने BS4 वाहनों के स्टॉक को कम करने के लिए मन लुभावन ऑफर दे रहे हैं ताकि स्टॉक कम हो सके। बढ़ते प्रदूषण को रोके जाने की दिशा में माननीय देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डायरेक्शन पास कर दिया है। ये डायरेक्शन है कि BS4 इंजन जो है अब आगामी 31 मार्च के बाद पंजीयन नहीं किए जाएंगे। BS4 से जुड़े जितने भी व्हीकल हैं उनका पंजीयन 31 मार्च के बाद नहीं होगा। बड़ी कंपनियों को इसका बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद ये गुहार लगाई गई थी कि हमारे पास BS4 के काफ़ी व्हीकल खड़े हुए हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरकार को ठुकरा दिया है और डायरेक्शन जारी कर दिया है कि देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अब BS6 की लॉन्चिंग हो चुकी है, तो भारत सरकार को भी इस दिशा में गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि BS5 पर काम ना करके सीधे सीधे BS6 के इंजन के ऊपर आपको काम करना है और अब BS6 के ही रजिस्ट्रेशन RTO विभाग के द्वारा किए जाएंगे। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 7 स्थित टोंडिया नाला रेलवे ब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह 10:50 पर वाराणसी से कटंगी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन से जा रही थी। करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित टोंडिया नाले के सामने एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ गया, जिसे ट्रेन ने अपनी चपेट में लेते हुए करीब 50 मीटर तक शव को घसीटते ले गई, जिससे शव की हालत बहुत ही दयनीय हो गई। जिसके बाद ट्रेन कटंगी के लिए निकल गई और ट्रेन के ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी, जिसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त प्रारंभ की, जिसके बाद शिनाख्त के रूप में भुवन कारसरपे पिता पुरुषोत्तम कारसरपे 35 वर्ष वार्ड नंबर 7 निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई, जो कुछ महीनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त था और घूमता रहता था, जिसके परिवार को जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये वाराणसी वार्ड नंबर 9 में रहते थे, लेकिन उतना टच में नहीं था मेरे, लेकिन काफी दिन से उसका मानसिक रूप से उसका ठीक नहीं था। यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसी के चलते ये हादसा हुआ। तो ये अन्यत्र भी घूमते फिरते रहते थे? ऐसे घूमते फिरते रहते। ये घटना ये जो 10:50 को ट्रेन गई, उसके बाद मेरे को साहब ने जानकारी दिया कि बोले आपके सेक्शन में 1062 के 0 में कोई आदमी कट गया है, आप वहाँ जाके अटेंड हो और बॉडी उठने तक वहाँ से जाना नहीं है। ये जानकारी मेरे को मिली मेरे अधिकारी द्वारा। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें, जिस तरीके से अभी ट्रेन भी जो है वापस आने की है? हाँ, तो ट्रेन को क्या कासानाटर के लिए बोल दिया है, कासानाटर पे वो गाड़ी स्लो जाएगी यहाँ से, और यदि पुलिस प्रशासन आ जाती है तो बॉडी उठा करके साइड में भी रख सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर वाराणसी टुंडी नाले के ऊपर से है। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं LC 1062 लेवल क्रॉसिंग नंबर 01 जो है, ये ब्रिज नंबर 45 है, BK के ट्रैक पर है। बालाघाट से कटंगी रूट पर चलने वाली ट्रेन 78803 की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हादसा इतना हृदय विदारक है कि इस हादसे में युवक का सर बुरी तरह से विक्षिप्त हो गया है, क्षत विक्षत हो गया है और हाथ जो है कट के लगभग लाश के पास से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक की शिनाख्त जो है वार्ड नंबर 9 निवासी भुवन कारसरपे के रूप में की गई है। यहाँ पर हालांकि उसके परिजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी वो फिलहाल रामपायली गया हुआ था, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 2 सालों से भुवन मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इधर उधर घूमकर अपनी दिनचर्या पूरी किया करता था। और यह भी बताया जा रहा है कि शायद इसी मानसिक विक्षिप्तता के चलते इस ट्रैक पर आ गया और BK 78803 की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। स्थानीय जनपद पंचायत वाराणसी में 17 फरवरी को सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत वृद्धजनों एवं निशक्त जनों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह, वाराणसी जनपद CEO संजीव गोस्वामी, खैलांजी जनपद CEO SK इंदौरकर, नगर पालिका CMO राधेश्याम चौधरी की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।
जिसमें भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से एलिम्को के प्रतिनिधियों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 170 दिव्यांग व 35 वृद्धजनों की जांच की गई। इस अवसर पर वारासिवनी खैलांजी के ग्रामीण जन व नगर वासी मौजूद रहे। कलेक्टर सर के आदेश के द्वारा जनपद पंचायत वारासिवनी में जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत आने वाली पंचायतों का, जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत आने वाली पंचायतों का और नगर परिषद वारासिवनी के समस्त क्षेत्र का, इनके समस्त नागरिकों में से जो भी दिव्यांगजन हैं 40% से अधिक तथा जो भी वृद्ध हैं 60 वर्ष से ऊपर, उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण और चिन्हांकन, सहायक उपकरण के लिए चिन्हांकन शिविर है। यदि कोई दिव्यांगजन जो कि 40% से अधिक है उसको एलिम्को द्वारा चिन्हांकन किया जा रहा है कि उनके लिए क्या ऑटोमेटिक व्हीकल उनको दिए जा सकते हैं। साथ ही जो वृद्धजन हैं उनका भी चिन्हांकन शिविर है कि यदि किसी वृद्धजन को किसी हियरिंग एड, यदि कान के सुनने की मशीन है, दांत डुप्लीकेट दांत लगाने का है या कोई जो सहायक उपकरण जो उन्हें प्रदान किए जा सकते हैं, वयोश्री योजना अंतर्गत तो उनका भी ये जो शिविर आयोजन किया गया है इसमें 60 साल से जो ऊपर हैं वृद्धजन और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जांच का ये किया गया है। इसमें क्या है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल, मोटर ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन और मोबाइल फ़ोन ये सुविधा है और कृत्रिम अंग का भी सुविधा है। और जो वृद्धजन है उनके लिए चश्मा और नकली दांत और कान का मशीन और जो चलने फिरने में सहायक उपकरण जितना है, ये चीज़ हमारा टीम दिल्ली से पूरा आया है। 15 लोग का टीम है, वो जांच करके मुफ्त में प्रदान करेंगे। वारासिवनी के राजस्व विभाग ने 17 फरवरी को ग्राम पंचायत मदनपुर से कोस्ते मार्ग पर अवैध खुदाई करते हुए 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग को सूचना मिली थी कि वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर से कोस्ते मार्ग पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर अवैध मुरुम का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने राजस्व अमले के साथ उस स्थल पर दबिश देकर 4 ट्रैक्टर एवं 2 जेसीबी को जब्त किया गया, जहां से 3 ट्रैक्टर फरार हो गए, जिनकी जानकारी लेकर पूरे 7 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी पर कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा बात कही गई। आज अवैध उत्खनन के मामले में एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। सर क्या था ये मामला? सर पिछले 4 से 5 दिन से शिकायत आ रही थी कि कोस्ते के पास मदनपुर एक गांव है, उसके बीच में कुछ ट्रैक्टर लग रहे हैं, मुरुम उत्खनन कर रहे हैं अवैध रूप से। तो इसी सिलसिले में आज हमने वहाँ पे टीम लगाई हुई थी और टीम ने जब सूचना दी कि सर यहाँ पे 2 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो हमने वहाँ पे छापा मार कार्रवाई की। इसमें हमको 7 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी मिली, जिसमें से कि 3 ट्रैक्टर तो मौके से भाग गए, लेकिन उनके ड्राइवरों के मोबाइल नंबर वगैरह हमने रख रखे हैं और बाकी जो 2 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर थे उसको लेके आ गए यहाँ पे और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर ये जमीन कौन सी मत की है? सरकारी जमीन है ये, वहाँ से मुरुम का उत्खनन अवैध रूप से किया जा रहा है। सर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर है सर, उनमें नंबर तक के नहीं है सर, नंबर प्लेट्स तक के नहीं है, और कुछ कृषि उपयोग के जो ट्रैक्टर है उनको कमर्शियल के उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर भी प्रशासन बिल्कुल इसके ऊपर भी कार्रवाई में जो नियम से धाराएं लगेंगी आरटीओ साहब से हम चर्चा करके उस पर भी लगाएंगे, कार्रवाई उस पर भी की जाएगी। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। विभिन्न मांगों को लेकर रसोइयों ने खोला मोर्चा, जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट के सामने किया चक्का जाम। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लेबर बजट को लेकर 6 ग्राम पंचायतों पर गिरी गाज। रोजगार सहायक और रोजगार सचिव की सेवा समाप्ति का भेजा जा रहा है नोटिस। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। बैठक लेकर चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड नंबर 30 सरेखा में गंदगी का आलम। स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को हो रही है दिक्कतें। और डेंजर रोड पर आरक्षक का फांसी पे लटका हुआ मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। तो पदवेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।